हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन, द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, ये जो बैच 21 को स्टार्ट किए हैं और ये यूनिट 1 चल रहा है, इस बैच का नाम आज से घोषित होता है अर्जुना बैच। आप सभी इससे सहमत हैं तो आप बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन के जैसा आपका भी लक्ष्य होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे अर्जुना बैच का आज दूसरे दिन के थ्योरी क्लास में। आपको हमारे बुक में, लाइब्रेरी साइंस के बुक में मिलेगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें 4 तरह के लाइब्रेरी आपको बताए हैं उस बुक में, जिसका पहला टाइप है हमारा क्या, तो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। इसमें थ्योरी ऐसा होगा जो आपका दिमाग एकदम झंझना देगा और 100 फैक्ट्स लगभग है इसमें, और उसे आप याद कर पाएंगे आसानी से हमारे थ्योरी क्लास में। जी हाँ, नम्रता सिंह का स्वागत कर लेते हैं। अमृता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते प्लेटफॉर्म रास एजुकेशन पर। देखिए, अगर आप पुस्तक की बात करें जो आर.बी. शर्मा यानी मेरे द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, उसकी बात अगर करें तो अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स, जो कि लाइब्रेरी साइंस में आपको ये वर्ड देखने को मिला, जिसका हिंदी होता है विषय सूची। ध्यान रखना है, उसमें अगर यूनिट 1 की बात करें जो बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस है यानी मूल परिचय, तो लाइब्रेरी साइंस का परिचय, जहां पर लाइब्रेरी शब्द से जो बना लाइब्रेरी, उसका हम लोग अध्ययन किए और उसी में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिए। और आज चैप्टर 2 जो कि है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के प्रकार, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। आप हमारे बुक में अगर आप कंटेंट देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम मस्त तरीके से आपको चैप्टर 2 देखने को मिलेगा, पुस्तकालय के प्रकार। तो आप सभी का बेहतरीन क्लास शुरू हो चुका है और इसका नाम हमने अर्जुना बैच रखा है। अगर आप सहमत हैं तो इस नाम पर मोहर लगाएंगे तो कल से थंबनेल पर अर्जुना बैच 21 तारीख से प्रारंभ हो सका है। रवि कुमार कह रहे हैं सर इतने अच्छे से समझाते हैं, लगता है मेलविल डुबे भी आपसे। अरे बाप रे बाप, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग पुस्तकालय के प्रकार की बात करें तो पुस्तकालय क्या है, और पुस्तकालय के लिए जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो प्रकार है वह है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। तो चलिए, पहले तो हम लोग विभिन्न पुस्तकालयों को अपना क्षेत्र और उसके उद्देश्य अलग अलग होने लगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर हम लोग पुस्तकालय की बात करें तो पुस्तकालय का क्षेत्र अलग अलग देखने को मिलने लगा और उसका क्षेत्र भी काफी व्यापक था और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल और भी रूप धारण करने लगा। यानी उनके उद्देश्य को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए, यानी लाइब्रेरी में भीड़ हो जाएगा, अलग अलग टाइप के पाठक आ जाएंगे, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन जरूरी था और इसीलिए इसके प्रकार को भी संदर्भित किया गया। और मूल रूप से मानक तरीके से आपको नेट में भी पूछा गया था कि लाइब्रेरी के कितने प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना है लाइब्रेरी के मूल 4 प्रकार है। बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको वो 4 प्रकार भी हम बताएंगे। बिल्कुल आप यहां नाम देख लीजिएगा। तो हमारा है, पहला है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय कहेंगे। दूसरा हमारा है एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसको हम लोग शैक्षणिक पुस्तकालय कहेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारा जो जॉब होगा, हम लोगों का जॉब पब्लिक लाइब्रेरी में होगा या शैक्षणिक लाइब्रेरी में होगा, आप हमें बता दीजिए। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये वैकेंसी है वह सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए है या फिर आपका शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए है? आप इसे बता दीजिए कमेंट करके। तीसरा है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशेष पुस्तकालय, और चौथा है हमारा नेशनल लाइब्रेरी, बोले तो राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये हमारा मूल रूप से मानक टाइप्स हैं, यानी इसके मूल प्रकार की बात करें तो आपको मुख्य रूप से 4 ध्यान में रखना है, लेकिन हम आपको इसी के सब टाइप पर ले चलेंगे। जहां पर एकेडमिक लाइब्रेरी के
तीन प्रकार हो जाएंगे, आपको पता है। एक हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी, एक हो जाएगा कॉलेज लाइब्रेरी, और तीसरा हो जाएगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो देखिए फिर यहाँ पर चार हो गए और चार में ये तीन हो गया। विशेष पुस्तकालय में भी अनेक प्रकार देखने को मिल जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय तो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय एक ही है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करें तो इसका भी क्षेत्र काफी व्यापक है, और कुल मिलाकर हम लोग 10 टाइप को भी पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि 10 टाइप सर क्यों पढ़ेंगे? क्या किसी के मन में ये आ रहा है कि सर हम लाइब्रेरी के फिर 10 टाइप क्यों पढ़ेंगे, हम काहे इतना टेंशन लेंगे? तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन दिया जाता है ना तो ध्यान रखना है, यहां पर ऑप्शन में स्कूल लाइब्रेरी रहता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रहता है, स्पेशल लाइब्रेरी रहता है। आप कहेंगे ये तो मूल टाइप से है ही नहीं। हाँ, इसीलिए ऑप्शन के लिए हम लोग पूरे 10 टाइप को पढ़ेंगे, और आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यानी चैप्टर 1 में ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब हमारे पढ़ाने के शैली को आप देख लिए होंगे। चलिए, तो आज हम लोगों का मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी पर हमारा बेहतरीन क्लास है। लगभग 100 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। स्टेट में 4 ऑप्शन, और मेन एग्जाम में बीपीएससी का यह टेंडेंसी है कि हम 5 पूछेंगे, जो करना है तू कर ले, इसीलिए 5 ऑप्शन रहेंगे मेन एग्जाम में। अब क्लियर हो गया? अब कोई बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालय वे पुस्तकालय होते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए, ध्यान में रखना है, खुले हुए होते हैं। तो समाज के सभी वर्गों के लिए, यानी हम ये कहेंगे कि इसमें वृद्ध व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति सभी इसमें आकर अध्ययन करेंगे। तो क्या बूढ़ा लोग अध्ययन क्या करेगा? तो ध्यान में रखना है, यह आएंगे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। और क्या आएगा? तो याद रखना है, इनको नॉवल पढ़ना है। बोलेंगे सही बात है, नॉवेल पढ़ना है, और भी इनको अपना रामायण जैसे पढ़ना है, तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, बाइबल, ये सभी पुस्तिकाएं आपको पब्लिक लाइब्रेरी में ही मिलेगा, लेकिन यह स्कूल लाइब्रेरी में तो नहीं मिलेगा। बोलेंगे हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, अगर हमको रामायण पढ़ना है तो स्कूल लाइब्रेरी में तो नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? तो आपको ध्यान रखना है, यह मिलेगा पब्लिक लाइब्रेरी में। कहाँ मिलेगा? आप समझ पा रहे हैं? जो भी धार्मिक ग्रंथ होंगे, ध्यान रखना है, तो वो या फिर राजनीतिक ग्रंथ होंगे, किसी नेता का आपको अगर जीवनी पढ़ना है तो वो हो सकता है कि शैक्षणिक लाइब्रेरी में ना हो, तो कहां होगा? तो सार्वजनिक लाइब्रेरी में होगा। बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया है। उद्देश्य यही है कि सभी उम्र के, सभी वर्गों के लिए पाठक होंगे इसमें। बिल्कुल ध्यान में रखना है, 0 से लेकर कितना, तो शमशान घाट तक के उम्र तक का ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिसकी सेवाएं मुफ्त होती है या फिर एकदम न्यूनतम शुल्क पर इसे उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहां पर आ गया ना, लोक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी पब्लिक एजुकेशन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। पहले ये बातें आपको ध्यान में रखना है। लोक शिक्षा हिंदी बोले तो पब्लिक एजुकेशन, सांस्कृतिक विकास यानी सांस्कृतिक धरोहर और उनकी सभ्यता संस्कृति को एक्सप्लेन करने वाले भी वहां पर साहित्य होंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, और इसमें इसी टाइप के पाठक आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है। जानकारी यानी संस्कृति के विकास और उसके जानकारी के लिए प्रचार प्रसार का यही हमारा माध्यम है, और वो है हमारा पब्लिक लाइब्रेरी। बिल्कुल ध्यान रखना है। नागरिकों को स्व अध्ययन, यहां तक कि मनोरंजन। अब किसी बुढ़वा को भी मन नहीं लग रहा है और वो चाह रहा है कि हो कोई हम एकदम प्यार मोहब्बत वाला हम क्या करें, तो ध्यान रखना है कि उसको नॉवेल पढ़ना है, और वहां पर बुढ़िया के डर से वो पढ़ नहीं पाता है ना। नहीं तो कहेगा कि बुढ़ारी पे तू उपन्यास पढ़ रहा है रे, बुढ़ा
तो ध्यान रखना है। तो वह क्या करेगा, बोकरी लाठी लेगा और धीरे धीरे टोकर ले एसी में जाके पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पुरानी वाली को याद करते हुए बुढ़वा क्या करेगा, तो नॉवेल पढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, क्या करेंगे, याद रखना है, कोई भी नागरिक स्व अध्ययन करेगा, वहां जाकर मनोरंजन या सामुदायिक सहयोग वाली सुविधा के लिए वहां पर जाके वो स्टडी करेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बोले कोई दिक्कत है, सही बोल रहे हैं या नहीं, एकदम दिल का बात बोल रहे हैं। बुढ़ारी पर अगर बुढ़िया से किचकिच हो तो सीधा सीधी आप पब्लिक लाइब्रेरी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए इसकी विशेषता पर हम लोग विशेष बात कर लेते हैं। सामाजिक शिक्षा और जागरूकता में यही सहायक है। कौन सहायक है, आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि क्या, तो क्वेश्चन यहां से एक बनता है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है। कल जब टेस्ट हम लेंगे तो आपका एकदम ऑथेंटिक और तुक्का बाज नहीं, यहां पर आपको एकदम जवाब देना पड़ेगा। ध्यान में रखना है, आपसे यहां से क्वेश्चन हम पूछेंगे, कल जरूर पूछेंगे। क्या, तो सामाजिक शिक्षा एवं जागरूकता में योगदान कौन से लाइब्रेरी का रहता है बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, आपका आंसर सीधा सीधी क्या होगा, तो सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। सभी आयु के वर्गों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर बालक, वृद्ध, विद्यार्थी भी आ सकते हैं और महिला भी आ सकते हैं। ध्यान रखना है, विद्यार्थी भी आराम से आ सकते हैं, यह बातें भी ध्यान में रखना। राज्य सरकार और नगर पालिका, नोट किया जाए इस बात को, याद रखना है आज की रात को। क्या, जिस समय हम आपको बता रहे हैं कि यह राज्य सरकार और नगर पालिका, नोट कीजिएगा इस बात को। अगर हम ऑप्शन में घुमा फिरा कर आपसे पूछ देंगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो ही जाएंगे। और हम हैं शिकारी, कौन वाला, अर्जुन वाला, मारेंगे एकदम निशाना, आंख पे लगेगा ठपाक। ध्यान रखना है, यानी आपको अर्जुना बैच में एकदम जोश के साथ रहना है, कोई भी परेशानी ना हो। आज हम 70 रुपया खर्चा किए हैं अपने गले के पीछे और बोला अगर 70 रुपया नहीं हुआ तब फिर जांच कराना पड़ेगा। बोले कितना लगेगा, बोले 700 रुपया। बोले ठीक है, आप 799 रुपया ले लीजिएगा। बोले क्या है, तो 799 रुपया के चलते ही ये लाइब्रेरी बैच में ही मेरा गला खराब हो गया। ठीक है, तो नगर पालिका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए यह वाचनालय, बाल अनुभाग, समाचार पत्र अनुभाग और कंप्यूटर सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ रीडिंग रूम तो होते ही हैं और यहाँ पर चिल्ड्रेन सेक्शन भी बना हुआ होता है। यह बात एकदम नोट कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्या, तो यहां पर याद रखना है रीडिंग रूम। अब देखिए रीडिंग रूम के लिए वाचनालय उसको कहते हैं। अब बोलिए हिंदी क्या करेगा आपको, तो बर्बादी का जरवा कर देगा आपका। ध्यान रखना है, रीडिंग रूम उसमें होते हैं जिसको वाचनालय कहते हैं। चिल्ड्रन सेक्शन को बाल अनुभाग कहते हैं। न्यूज़पेपर के लिए भी वहां पर अनुभाग होते हैं, याद रखना है। और कंप्यूटर फैसिलिटी भी आपको सार्वजनिक पुस्तकालय में बिल्कुल देखने को मिलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, सूचना साक्षरता को बढ़ावा देने वाली यह एक विशेष कार्यालय है। यानी आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी में किसका योगदान सबसे अधिक है बताइएगा जल्दी से। आपसे अगर कल क्वेश्चन पूछ लें हम, या फिर एग्जाम में भी आ जाए कि सूचना साक्षरता के लिए निम्नलिखित में से किसका कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है, आपके ऑप्शन में रहेगा सार्वजनिक पुस्तकालय, आपके ऑप्शन में रहेगा क्या, तो ध्यान रखना है आपको रहेगा विशेष पुस्तकालय, आपको रहेगा और भी बहुत कुछ। तो क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला पुस्तकालय होगा, तो वो होगा आपका कौन सा, तो सार्वजनिक पुस्तकालय। आप सभी को ध्यान में रखना है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के 5 मूलभूत विशेषताएं समान है। याद रखना है, सार्वजनिक पुस्तकालय में आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो सभी 5 बातें जो कॉमन है उसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा और हम आपसे यही कहेंगे कि इसे शेयर करिए ताकि हमारा भी क्या हो, तो मनोबल हाई रहो। बिल्कुल ध्यान रखना है। आमतौर पर करों द्वारा समर्थित होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए सबसे अधिक बात यही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी को आर्थिक सहायता यानी वित्तीय पोषण यानी पोषित किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपको हमने बताया था जिस समय RRLF पढ़ा रहे थे उसमें हम बता रहे थे कि राज्य सरकार का दायित्व है क्या, कि
सर ये लाइब्रेरी यानी पब्लिक लाइब्रेरी कैसे चलेगा। ठीक है, और अब राज्य सरकार का दायित्व है, जहां पर हमने आपको बताया था फुल सपोर्ट और मैचिंग सपोर्ट का, मैचिंग असिस्टेंस पढ़ाए थे आपको, उसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, तो राज्य सरकार जो है कर के द्वारा यानी टैक्स के माध्यम से, टैक्स लेकर, किससे, पाठक से नहीं बल्कि अपने कर का यहां पर क्या किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है इस लाइब्रेरी को चलाने में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आमतौर पर स्थानीय, हालांकि सरकार का कोई भी स्तर इसमें योगदान कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों के कर के द्वारा ही इसे चलाया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए, वे सार्वजनिक हित की सेवा के लिए एक बोर्ड द्वारा शासित होता है। सार्वजनिक हित के लिए एक बोर्ड द्वारा शासित होना, और वो बोर्ड है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, सोनू कुमार को नींद आ रहा है, मारेंगे झप्पर ना तो बस नींद उड़ जाएगा, एकदम पढ़ते रहना है। 9 बजे सोने का कौन आदत है बताइए आप ही, ऐसा बात करते हैं आप लोग, गयो ठाकुर तब। वे सभी के लिए खुले हैं, समुदाय का प्रत्येक सदस्य यहाँ पर क्या, तो प्रत्येक सदस्य संग्रह तक पहुंच सकता है, इसी के लिए ओपन एक्सेस आपको ध्यान में रखना है। ओपन एक्सेस मतलब खुली पहुंच, आसानी से आएंगे, टगते झुकते, और इसके लाइब्रेरी के लिए क्लासिफिकेशन के लिए बेहतरीन वर्गीकरण प्रणाली के तहत आपको आसानी से एक ही जगह बुक सजा हुआ मिल जाता है। अगर आपको नॉवेल पढ़ना है तो एक जगह आपको मिलेगा सीरियली, ध्यान रखना है, इधर उधर छीटा हुआ नहीं रहेगा, बिकॉज ओपन एक्सेस यानी खुली पहुंच का उद्देश्य आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, और यहां पर हर एक सदस्य के लिए संग्रह उपस्थित होता है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। दैट मीन्स क्या हो गया, तो दे आर इंटायरली वॉलंटरी, और किसी को भी प्रदान की गई सेवा का यहां पर उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि आपको लाइब्रेरी में आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आज आप रामायण नहीं पढ़िएगा तो महाभारत पढ़ लीजिए। अब मूड था हमारा क्या, रामायण पढ़ के थोड़ा इमोशनल होने का, और महाभारत पढ़ा दिए और यहाँ गर्दाव रोने का मन मेरा करने लगा, और घर में गए और महाभारत कर दिए। तो ध्यान रखना है, पब्लिक लाइब्रेरी में आपको किसी भी डाटा को लेकर पढ़ने का, और वहां पर जितनी सामग्रियां उपलब्ध होती है सभी आपके जरूरत के अकॉर्डिंग उपस्थित होता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई कमी नहीं होती है, इसीलिए ध्यान में रखना है। क्यों, तो यहाँ पर आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक का ही यहाँ पर अध्ययन बैठ के कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कुछ भी कर नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बोर्ड पीडीएफ दीजिए, बिल्कुल आज से हम ये भी सोचे हैं कि आपको बोर्ड पीडीएफ प्रोवाइड करा दें, तो आप किस पर आपको मिल जाएगा, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं आपको टेलीग्राम पर हम सारा पीडीएफ डालने का, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। वे बिना किसी शुल्क के पुस्तकालय और सूचना सेवा प्रदान करते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। अब यह बातें तो आप समझ चुके हैं, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय कहां देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि आप दिल्ली में जानते हैं भारत सरकार द्वारा यह पूर्णतः नियंत्रित है, और दिल्ली की प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली पर यह चलता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, आपको मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय कहां है, ये बातें आपको याद कर लेना है। नोट कर दिए तो जल्दी जल्दी नोट करते चलिए कि आपको अगर मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय पूछ दिया जाए तो ध्यान में रखना है यह पुणे में है। महाराष्ट्र के प्रमुख मराठी पुस्तकालय में से एक है मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय, पुणे में इसका याद रखना है स्थापित है। याद रखना है 1996 में स्थापित
तमिलनाडु की प्रमुख सार्वजनिक लाइब्रेरी, बिल्कुल ध्यान में रखना है, तमिलनाडु का सार्वजनिक लाइब्रेरी आप सभी को ये याद ही है, यह भी एक पब्लिक लाइब्रेरी है। और बिल्कुल हमने ये कई बार बता दिया है कि यह संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन होता है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा हमारा ये लाइन इधर से उधर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग बात सिर्फ शुद्ध रूप से आज सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, आपको बस याद रखना है कहां कहां कौन सा लाइब्रेरी है, जगह का नाम याद रखना है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां है, आप सभी जानते हैं, कोलकाता में। याद रखिएगा सियाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी कहां है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, यह गायकवाड़ आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में सबसे अहम भूमिका, जिस समय ये एस.आर. रंगनाथन साहब भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख योगदान इनका भी रहा है आंदोलन के रूप में। तो ध्यान रखना है आपको, सियाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी कहां स्थित है, तो वाराणसी में, एकदम भूलिएगा नहीं, ठीक है। हम आपको यह बता देना चाहते हैं, देखिए सियाजी राव गायकवाड़ वाराणसी में है। थोड़ा सा ट्रिक हम लोग देख लेंगे, देखिए भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज, देखिएगा प्रयाग बोलने का मतलब प्रयास होता है। और याद रखिएगा भारतीय भवन का जब बुक आप बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रयास यानी प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। तो आपको भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज, भारतीय भवन का पुस्तक से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भारतीय भवन पुस्तकालय आपको प्रयासराज बोले तो प्रयागराज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 8:30 से क्लास का टाइम कर दे तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा व्यस्तता है, गर्मी भी है काफी, इसीलिए थोड़ा असहज फील कर रहे थे, मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, इसीलिए आज थोड़ा टाइम डिले हो गया था। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, जल्दी ही हम लोग आ जाएंगे अपने टाइम पर। ध्यान रखना है क्या, तो सरस्वती भवन, ध्यान रखना है भारतीय भवन बुक से आपको प्रयास करना है, बोले तो प्रयाग हो गया। सरस्वती भवन की बात करें तो वाराणसी, ध्यान में रखना है क्या, तो सरस्वती भवन के लिए ध्यान रखना है वाराणसी। तो वाराणसी में दो बातें आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी में एक सियाजी राव गायकवाड़ और दूसरा सरस्वती भवन, बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए गायक के लिए सरस्वती क्या होती हैं, तो उन पे सहायक होती है। देखिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए गायक के लिए यानी गला चाहिए, तो गायक पर सरस्वती सवार होती है, यानी उन पर सरस्वती की कृपा होती है। और दोनों याद रखना है वाराणसी से संबंधित होगा। तो गायकवाड़ और सरस्वती, गायक के लिए सरस्वती ही सब कुछ है, और आपको ध्यान में रखना है यह हो जाएगा वाराणसी से संबंधित। अगला चलिएगा, आमीर उद दौला पब्लिक लाइब्रेरी कहां है, लखनऊ में है। देखिए लखनऊ आप सभी को पता है अमीरों का शहर यूपी में, ध्यान में रखना है। तो लखनऊ के लिए आपको आमीर बोले तो अमीर और लखनऊ बिल्कुल ध्यान में रखना है। नहीं कहते हैं क्या, तो हम वो भूल गए क्या कहते हैं, हाँ आप लखनऊ में हैं, नहीं तो याद रखना है अमीर लोग, बिल्कुल ध्यान रखना है लखनऊ से। आप सभी को पता भी है क्या, तो याद रखना है मुस्लिम संप्रदाय में सबसे अहम जगह हमारा लखनऊ भी है। तो याद रखना है अमीर उद दौला बोले तो उर्दू जैसा जब लगे तो आपको याद रखना है लखनऊ हो जाएगा। रामपुर तो नाम से ही समझ में आ रहा है रामपुर में है। मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में है। देखिएगा ध्यान रखना है लखनऊ में अमीर लोग है और मौलाना आजाद जो है वह अलीगढ़ में, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह हमारा पटना में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये बातें आप आराम से समझ चुके, यानी आपको प्रमुख नाम जो पब्लिक लाइब्रेरी के अंतर्गत जानना था वह सबसे आसानी से हम आपको जगह के साथ याद करा दिए। नवाब, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, हाँ बिल्कुल सरस्वती यानी वीणा पानी, और वीणा पानी बोले तो वाराणसी, वीणा से वाराणसी, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल वो भूल रहे थे, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है और मुस्कुराइएगा कब, जब आप अमीर होइएगा। तो याद रखना है उसी से आपका ये लाइब्रेरी याद हो जाएगा।
अमीर उद्दौला लखनऊ। बोलिए तो। और ये गायक के लिए सरस्वती और सरस्वती दोनों वाराणसी, वो से वीणा पानी, बिल्कुल आपको याद हो गया। चलिएगा अगला हम लोग जो मेन फैक्ट देखेंगे वो याद रखिएगा, त्रिवेंद्रम का नाम आप सुने ही होंगे, लेकिन लाइब्रेरी में भी आपको त्रिवेंद्रम यानी आपको ध्यान रखना है, केरल में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1829 ईस्वी। त्रिवेंद्रम यानी केरल में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना याद रखना है क्या, जो न केवल भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय था। ठीक है, याद रखना है यह भारत का ही नहीं। देखिए अब आपसे अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर ध्यान रखना है यह भारत का ही नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय, ध्यान रखना है त्रिवेंद्रम में केरल का सार्वजनिक पुस्तकालय। यह सिर्फ भारत का ही पहला नहीं बल्कि यूरोप के बाहर भी यह ऐसा पहला संस्थान था, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1850, ध्यान रखना 1820 सर्वप्रथम आपको सार्वजनिक पुस्तकालय याद हो गया होगा, और उसके बाद 1820 के बाद आ जाना है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1850। ध्यान रखना है इसमें उल्लेखनीय यह था क्योंकि इसमें निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सिद्धांत को बताया गया था। आपको ये बातें पहले नोट कर लेना चाहिए कि ये जो हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1850 था उसका सबसे प्रमुख बात यही था कि सार्वजनिक पुस्तकालय 100% क्या होगा, तो निःशुल्क सेवा प्रदान करेगा। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय का सिद्धांत सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1885 ईस्वी में लाया गया था। ध्यान रखना है 1885 के बाद उसमें संशोधन किया गया 1866 में। हम आपको यह बात बता देना चाहेंगे ईस्वी के तौर पर 1820 आपको याद में रहा, बोलिएगा तो। फिर उसके बाद 1850 याद रहा, बोलेंगे यस सर। और इसका संशोधन 1866 ईस्वी में हुआ, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यानी 1866 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय में संशोधन करके क्या किया गया, तो इसमें पुस्तकालय की स्थापना के लिए जनसंख्या सीमा को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है पुस्तकालय कहीं भी हो सकता है, इसमें हम लोग ये नहीं होगा कि जिस तरह से पहले था कि 5000 जनसंख्या पर आपको एक लाइब्रेरी स्थापित करना है। 1866 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, हम निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में जब संशोधन किया गया तो कब किया गया, आप कहेंगे 1866 ईस्वी में। हम लोग बोलेंगे कि सर क्यों किया गया, बताइए। तो ध्यान रखना है पुस्तकालय के खुलने के लिए यानी पुस्तकालय की स्थापना के लिए जो जनसंख्या की बाध्यता था कि आपको कम से कम इतने जनसंख्या वाले क्षेत्र में ही आपको पुस्तकालय स्थापित करना है, इस सीमा को हटाकर कह दिया गया कि जहां मन हो आपको अगर जरूरत लगता है तो आप लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, याद रखिएगा क्या, तो अगला है ये देखिए बाइलिंगुअल है, आपको बाइलिंगुअल ही कंटेंट हमेशा मिलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। परोपकार पर निर्भरता 1850 के अधिनियम का संशोधन 1866 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले तो आप यही याद रख लीजिए, याद रखिएगा अधिनियम में जब संशोधन किया गया तो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का विकास परोपकारी के दान पर बहुत अधिक निर्भर था। याद रखना है परोपकारियों के दान पर चलने का यहाँ पर परंपरा थी, जिसे कि सरकार ने अपने अंडर में लेकर उन्हें कर से चलाने का निर्णय भी लिया था। यह बातें आपको मुख्य रूप से याद रखना है। हम लोग क्लास ले लिए हैं राजीव कुमार जी, अगर तो आप एप्लीकेशन पे क्लास देखिए ना, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, डायरेक्ट प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। चलिएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय में वित्तीय स्रोत हम अभी जस्ट बता दिए कि वित्तीय स्रोत किस तरह से मिलेगा, तो कई स्रोतों से वित्त पोषण उनको मिलता है, लेकिन आमतौर पर स्थानीय लोगों के कर और नगर पालिका के निधि द्वारा। बिल्कुल ध्यान रखना है, लोकल या फिर म्युनिसिपल
फंड के द्वारा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगर बिहार के लिए बात करें तो बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संशोधन अधिनियम 2012 भी आया था बिहार में, लाइब्रेरी के लिए विशेष बात करने के लिए। ध्यान में रखना है आपको, अगर बिहार में लाइब्रेरी के लिए यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात करनी हो तो याद रखिएगा 2008 के अधिनियम को 2012 में संशोधित करते हुए अधिनियम लाया गया था, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संशोधन अधिनियम। पूरा नाम एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय सूचना केंद्र संशोधन अधिनियम, यह है हमारा पूरा नाम, जो कि बिहार में सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए यह लाया गया एक संशोधित अधिनियम था, जो कि 2012 में संशोधित किया गया और मूल रूप से यह अधिनियम 2008 में आया था। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय सूचना केंद्र अधिनियम 2008 को संशोधित करके बनाया गया। इस अधिनियम को बिहार राज्य सरकारी पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय सूचना केंद्र 2012 का अधिनियम कहा गया। ये बातें आपको बस इतना सा याद रखना है। बिहार का गठन और पृष्ठभूमि के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा से अलग होकर हमारे बिहार अस्तित्व में आते हैं, तो उस समय जो लाइब्रेरी का परिदृश्य था, याद रखना है कि उस समय का जो परिदृश्य था वो हम लोग बात करेंगे। पूर्व में बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग प्रदेश थे। 1936 में बिहार एक अलग प्रांत घोषित हुआ। ये क्या थे? तो बिहार और उड़ीसा एक प्रदेश थे, यानी एक ही राज्य के अंतर्गत दोनों था अस्तित्व में। याद रखना है 1936 ईस्वी में जब बिहार एक प्रांत के रूप में घोषित हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, तो पुस्तकालय के लिए भी बहुत सारे काम किए गए। याद रखना है 1936 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है। क्या आप इसे बता सकते हैं कि आपने यह कहां पर पढ़ा था? बोलिएगा तो आपको यह जानकारी कहीं पता था कि जब बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत के रूप में बट जाते हैं तो याद रखिएगा वो 1936 की बात और 1936 में ही बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना भी होती है। आप बस इतना सा बता दीजिए, क्या ये जानकारी आप जानते थे? यस और नो, जल्दी से बोलिएगा। यस और नो आपको जल्दी से बताना है कि जिस समय बिहार की स्थापना होती है 1936 ईस्वी में, उस समय बिहार में पुस्तकालय बिहार पुस्तकालय संघ की भी स्थापना होती है 1936 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना। इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा कि आपको 100 फैक्ट्स हर क्लास में जरूर इस तरह से पॉइंट आउट करके हम बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा। पहला बिहार पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन भी होता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा 1937 ईस्वी में। ध्यान रखना है 1936 में अलग होने के साथ ही आपको 1936 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना और अगले साल ही बिहार पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला बिहार में, ध्यान रखना है, बिहार पुस्तक सम्मेलन कब किया गया? 1937 ईस्वी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखना पुस्तकालय के विकास का प्रारूप अगर बिहार के संदर्भ में बात करें कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये बताइएगा आज का क्लास। चूंकि हमने बिहार को यहां पर इंगित करते हुए पुस्तकालय आपने ही डिमांड किया था। याद रखिएगा यह सब बातें आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा क्लास होगा ना वो अपडेट होते रहेगा और बुक में आपको मानिए तो 80% बुक काम करेगा और 20% हमारा पीडीएफ आपको सपोर्ट करेगा। ईमानदारी से हम यही बोलेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि आज हमने क्लास को 4 घंटे में बनाया। किसी दिन क्लास के लिए हम 1 घंटा भी वक्त नहीं निकाल पाए, तो क्या, तो क्लास का पीडीएफ तो अलग अलग होगा ही होगा, लेकिन बुक तो ऑथेंटिक है और वो बुक में एक रिजिड यानी वो फिक्स डाटा जो आपको याद करने में परेशानी हो रहा था, हमने एक स्लॉट में आपको भेज दिया। तो बिल्कुल आप सभी को बुक मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पुस्तकालय विकास
बिहार के संदर्भ में, तो ध्यान में रखना है। और ये जो हमारा सम्मेलन हुआ बिहार में, पहला पुस्तकालय सम्मेलन हुआ, उससे पहले आपको पता है कि बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना, बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। और इसी संघ ने बिहार में पुस्तकालय के विकास हेतु एक प्रारूप तैयार किया और इसे सरकारी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत भी किया। बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम 2008 में आया था। जल्दी से बताइएगा कि पुस्तकालय अधिनियम बिहार में 2008 में आया था, लेकिन भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बोलिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम भारत के लिए कब आया था? बिल्कुल सही सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। तो सभी को पता है कि बिहार में पुस्तकालय अधिनियम, ध्यान में रखना है, वह हमारा हो जाएगा 2008। लेकिन अगर भारत के लिए बात करें तो 1933 ईस्वी राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, बिल्कुल ध्यान में रखना है, 1933 ईस्वी ध्यान में रखना है, 48 नहीं। अरुण कुमार जी सावधान, कोई दिक्कत है? बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, 1933 या 1948? देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार में 2008 और राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए जल्दी से कमेंट करके बताते चलिए कि कौन सा अधिनियम आया था, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो यह बातें ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने 2008 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया और पुस्तकालय संरचना के लिए बिहार की राजधानी पटना में एक राज्य पुस्तकालय का उन्होंने सभी जिलों में एक एक जिला पुस्तकालय का भी स्थापना करने का मसौदा 2008 में लागू किया। बिल्कुल ध्यान में रखना है, यह अधिनियम के तहत क्या, तो आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? तो याद रखना है, राजधानी क्षेत्र में एक राज्य पुस्तकालय भी होंगे और सभी जिलों में एक एक जिला पुस्तकालय भी होगा। और यह बात 2008 के ही अधिनियम में किया गया। बिल्कुल ध्यान में रखना है। सार्वजनिक, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की पद्धति यानी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बिहार नहीं बल्कि आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की पद्धति की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, बड़ोदरा के महाराज गायकवाड़ III, बिल्कुल ध्यान रखना है, बड़ोदरा के महाराज गायकवाड़ III ने पहल किया। आप सभी को यह ध्यान में रखना है, महामहिम साईजी राव गायकवाड़ III बड़ौदा के उस समय महाराजा हुआ करते थे, जो कि 1875 से लेकर 1939 तक महाराजा के पद पर रहे। और उन्होंने 1910 ईस्वी से पूर्व ही भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को विकसित करने का सिफारिश किया था और उन्होंने उसके पीछे प्रयास भी किया था। और तब जाकर आप सभी को पता है कि 1933 ईस्वी में आपको इसके लिए अधिनियम आया था। बिल्कुल ध्यान रखना। निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1910 ईस्वी में, निशुल्क, ध्यान रखिएगा, निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1910 ईस्वी में, बिल्कुल ध्यान रखना है, 1910 ईस्वी में गायकवाड़ तृतीय के अनुसार के द्वारा निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी राज्य में कराया गया था। और इस उद्देश्य से उन्होंने W.A. बॉर्डन, आपको हमने पढ़ाया है इस बात को, के साथ मिलकर एक अलग पुस्तकालय विभाग की भी स्थापना किया था। उन्होंने त्रिमाही पत्रिका, याद रखना है, उसका नाम था हमारा मिसलेनरी, लाइब्रेरी मिसलेनी, बिल्कुल ध्यान रखना है, लाइब्रेरी मिसलेनी के नाम से उन्होंने पत्रिका जारी किया। उन्होंने श्री J.S. कोडलकर के साथ अंग्रेजी, गुजराती और मराठी 3 भाषा में, याद रखिएगा, किसने? तो गायकवाड़ III महोदय ने, याद रखिएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी के नाम से त्रिमासिक यानी त्रिमाही पत्रिका को जारी किया। और उन्होंने श्री J.S. कोडलकर के साथ इसे अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में भी संपादित किया। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, नाम आपको याद रखना है। सार्वजनिक पुस्तकालय की कुल संख्या जल्दी से बता सकते हैं क्या? सार्वजनिक पुस्तकालय की कुल संख्या आपको जल्दी से बताना है। हम आपके तुक्के का थोड़ा सा व्यवस्था कर देते हैं।
जल्दी से बोलिएगा, क्या आप जानते थे इस बात को? क्या इस बात को आप जानते थे कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की कुल संख्या क्या है? आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय की कुल संख्या कितनी है? सार्वजनिक पुस्तकालय की, देखिए अनिल कुमार करे 5000 का है, तो मिटाते समय 5000 दिख गया था आपको, यही लग रहा है हमको। सार्वजनिक पुस्तकालयों की कुल संख्या, प्रकार नहीं पूछ रहे हैं हम, कुल संख्या आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बताइएगा क्या है आंसर। चलिए पर्दा तो हटा ही दिए हम आपके लिए, याद रखिएगा चेन्नई, ये चेन्नई नहीं है, चेन्नई में 1661 में अंग्रेजी कॉलोनी पुस्तकालय के प्रारंभ के बाद भारत में, अब देखिए कितना अच्छा जानकारी है ना, ये सर्वे के अनुसार है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यह आर्ग मार्ग सर्वे रिपोर्ट, बिल्कुल ध्यान रखना है, यह ARGMARG आर्ग मार्ग सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि चेन्नई में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय 1661 ईस्वी में अंग्रेजी कॉलोनी पुस्तकालय के प्रारंभ के बाद भारत में अब तक 54,856, एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्या, तो 54,856 नोट कर लीजिए। भारत में कुल सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या अगर आपको एग्जैक्ट जानना हो तो आपको ध्यान रखना है, वह हमारा हो जाएगा 54,856, और यह बिल्कुल ध्यान रखना है ARG यानी आर्ग मार्ग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा आपको हम प्रस्तुत कर रहे थे। तो आप बोलिए कि अगर हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय को इतना विस्तार से अगर पढ़ लिए हैं तो बोलिए और चाहते हैं, एक प्रकार के लिए आपको 50 मिनट का क्लास हम दे रहे हैं, क्या और भी बातें करें? व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का देखिए 9525175737, ये हमारा पर्सनल नंबर है, और इस पे आप कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कुछ पूछना हो तो आप ज्यादातर व्हाट्सएप करें, क्योंकि हम कॉल रिसीव करते करते वाइज, और आप देख रहे हैं यूनिट 1 से ये चैप्टर नंबर 2 जहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़े हैं, उसमें पहला टाइप है सार्वजनिक पुस्तकालय से 50 हॉट्स क्वेश्चन, 100% आने वाले प्रश्न, हायर ऑर्डर थिंकिंग, बिल्कुल आप सभी को सोचने पर जो करेगा मजबूर। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से जवाब देना है। पहले ही क्वेश्चन में आप सभी के लिए बेहतरीन प्रस्तुति, जल्दी से बताइएगा, और एक बार इसे जम के शेयर कर दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि यूनिट वाइज स्टडी जब हम करेंगे तो यूनिट 1 जिसका नाम हमने दिया है अपने बुक के अकॉर्डिंग, वो है बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जी हाँ पुस्तकालय के प्रकार, और उसमें पहला पुस्तकालय के प्रकार में सार्वजनिक पुस्तकालय को हम सभी कवर कर चुके हैं। सर PDF कहाँ मिलता है? एप्लीकेशन पर मिलता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रिंटेबल PDF बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए 1 से 2 दिन बाद अपडेट होता है। अभी न्यू स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि पहले जितना आप पढ़े थे या जितना पढ़ाई मेरे द्वारा कराया गया था सभी को भूल जाइए। 21 तारीख यानी 21 जुलाई से जो शुरू हुआ है, आपको एप्लीकेशन पर फोल्डर मिल जाता है, वहां पर आप डेली का फोल्डर देखिए, यानी 21, 22, 23, 24 और 25, इस तरह से आप डेली क्रम में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। 1 का D नंबर आंसर आ रहा है। आप सार्वजनिक पुस्तकालय किससे के लिए खुले होते हैं? तो आप सभी जानते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, विशिष्ट नागरिकों के लिए। बिल्कुल D नंबर सही जवाब है, समाज के सभी वर्गों के लिए।
डी नंबर बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। देखिए इसमें आपको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी जो पढ़े होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे। यह है हमारा 50 क्वेश्चन यूनिट वाइज का गुण, यानी इसकी विशेषता यही है कि आपको यहाँ पर कल जो थ्योरी पढ़े होंगे वही इसका सही जवाब दे पाएंगे। और हम ये कहेंगे भी कि थ्योरी को जरूर देखने के बाद ही आप एमसीक्यूज का आनंद उठाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्लास जो चलता है आपका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस वाला, उसमें आपको हम उल्लू बनाते हैं। तो वो 2 सीरीज आपको डेली मिल रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर आ जाइए, जहां पर इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएं सामान्यतः कैसी होती है? बैक टू बैक जाएंगे, क्यों? क्योंकि यह थ्योरी का क्लास है और इसमें 0 से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, इसीलिए आपको एक एक करके क्वेश्चन हम पूछते जाएंगे। बताइएगा सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएं सामान्यतः कैसी होती है? क्या इसमें अत्यधिक शुल्क लगते हैं? क्या पंजीकरण वाले ही इसको यूज कर सकते हैं? मुफ्त और न्यूनतम शुल्क पर आधारित होता है या डिजिटल रूप से हम सार्वजनिक पुस्तकालय का उपयोग करते हैं? क्या होगा सही जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज आपको राइट टाइम में क्लास मिला है और अब आपको डेली राइट टाइम ही क्लास मिलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो आप सभी को थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अगर मामूली सा शुल्क देना पड़े तो उन्हें न्यूनतम शुल्क के आधार पर हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालयों के एक मुख्य उद्देश्य बताइएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमेंट में जल्दी से बताइए। हमारे साथ दिनेश कुमार जुड़ चुके हैं, बबीता कुमारी, बहुत सारे न्यू पाठक भी जुड़े हुए हैं, स्वीटी कुमारी, सुषमा देवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। विपिन कुमार, राखी कुमारी, सोनू कुमार, बहुत बढ़िया, पूनम, संजीव कुमार, चलिए सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए और इसे एक बार शेयर कर लीजिए। इधर हम नाम लेना चाहेंगे, शिवानी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल, प्राची सिंह भी जुड़ चुकी है, लक्ष्मी फनी भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। सार्वजनिक पुस्तकालय का एक मुख्य उद्देश्य बताइएगा। क्या वाणिज्यिक लाभ कमाना, गोपनीय अनुसंधान, लोक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सरकारी रिपोर्ट का संग्रह करना? क्या होगा सही जवाब? बहुत बढ़िया, सभी का ताला लगाने वाला प्रश्न। जी हाँ, विराट कोहली कह रहे हैं शी पर सर ताला लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल, आपने थ्योरी देखा है, हमें इस बात की प्रसन्नता हो रही है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में कौन सी सुविधाएं सामान्यतः उपलब्ध होती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं सार्वजनिक पुस्तकालय में उपलब्ध होती है? बताइएगा क्या होगा इसका। जल्दी से ऑप्शन पढ़ना है। पुस्तक का अधिक भंडारण होता है, इंटरनेट और समाचार के लिए भी वहां पर अनुभाग होते हैं, वाचनालय यानी वहां पर रीडिंग हॉल होता है, प्रशासनिक कार्यालय के रूप में भी इसका यूज होता है। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताना है, क्या जवाब होगा? देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय में जो मुख्य रूप से इसका यूज होता है वह पठन पाठन के लिए ही यूज होता है। यहाँ पर आम जनता के लिए यह सार्वजनिक पुस्तकालय सुलभ होता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग यानी सभी उम्र के लोग यहाँ पर आके स्टडी करते हैं। और इसकी सबसे प्रमुख सुविधा है कि यहाँ क्या, तो रीडिंग हॉल के पर्पज से इसे यूज किए जाते हैं। वाचनालय, बिल्कुल ध्यान रखना है, वाचनालय के लिए, इंटरनेट और न्यूज़पेपर के लिए नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। आप सभी को ध्यान रखना है, वाचनालय बोले तो रीडिंग पर्पस के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि यहाँ आसानी से आकर ओपन एक्सेस के माध्यम से आकर यहाँ पर क्या करेगा, तो पाठक अपना स्टडी कर पाएंगे, चाहे वो क्या हो, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो या फिर हो राजनीतिक या फिर अन्य किसी भी
उद्देश्य के लिए अगर कोई पाठक आते हैं तो रीडिंग हॉल का यूज यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। बताइएगा सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राय किसके द्वारा संचालन होता है? जल्दी से बोलिएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? 5 नंबर का क्या होगा सही जवाब? तो बेहतरीन तरीके से हमारा थ्योरी क्लास हो चुका है और सभी का जवाब सी नंबर आ रहा है। डी नंबर बिल्कुल सावधान हो जाइए। डी नंबर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो डी दे रहे हैं वह याद रख लीजिए कि आप पहले थ्योरी देख लीजिए, क्योंकि हमारे थ्योरी के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने बताया है सार्वजनिक पुस्तकालय को राज्य सरकार के द्वारा और प्रमुखता से नगर पालिका के द्वारा सपोर्ट मिलता है। तो ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन आया है, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ? जब यहाँ पर ईस्वी का मेंशन ना करे तो भारत का पहला जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी है, वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा कोलकाता। क्या हो जाएगा बोलिएगा? कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, 1850 का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सिद्धांत की स्थापना करता है? अब हम लोग बात कर रहे हैं 1850 के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का। वो निम्नलिखित में से सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कौन सी बड़ी बात कह देता है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? आपका सी नंबर ज्यादा आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है। याद रखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय क्या हो? तो याद रखना है वह निशुल्क हो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए सुलभ हो, यही बढ़ावा देता है। सिद्धांत याद रखिएगा, अधिनियम याद रखिएगा, 1850 का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मुख्य रूप से निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर इशारा करता है, इसीलिए आपका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। निजी लाइब्रेरी को प्रोत्साहन देना, जो भी जवाब ए नंबर दे रहे हैं उनका दूर दूर से पढ़ाई से नाता नहीं है। यह साबित होता है कि उनका दूर दूर से कोई नाता नहीं है लाइब्रेरी साइंस से, इसीलिए आप निजी लाइब्रेरी को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी लाइब्रेरी आपके लोकेलिटी में भी खुलता है, 300-350 रुपया पर शिफ्टिंग लेता है। आप भी वही करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1866 ईस्वी, ध्यान रखिएगा ईस्वी 1866 ईस्वी था। इससे पहले निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा सभी के लिए सुलभ कराना 1850 ईस्वी का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था। यह बातें अभी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे 1866 ईस्वी का, जिस समय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो कि 1850 में आया था। ध्यान में रखना है 1850 का ये सार्वजनिक अधिनियम में संशोधन किया गया 1800 कब? तो 1866 ईस्वी। ध्यान में रखिएगा 1850 को संशोधन किया जाता है 1866 ईस्वी में। और सार्वजनिक पुस्तकालय संशोधन अधिनियम का उद्देश्य बताइएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य बताइएगा क्या होगा? तो जल्दी से बता दीजिए। सभी पुस्तकालयों को निजी करना, जिससे हार्ट एलर्जी है, ये नहीं हो सकता। जनसंख्या की सीमा को हटाना, शुल्क में वृद्धि शहरी क्षेत्रों में, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्या बी को ब्लॉक कीजिए सर, लॉक किया जाता है, ब्लॉक नहीं किया जाता है। क्या डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है? चलिए जल्दी से बताइएगा, डी नंबर सही जवाब है या यस और नो? बी नंबर आनंद बाबू, हाँ आप समझ रहे हैं मेरे इस मनसे को, आप समझ रहे हैं और अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि सर हमें उल्लू बना रहे हैं। सोनू कुमार जी सब ठाकुर चले गए। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी नहीं देखा है। बिल्कुल ध्यान रखना है, संशोधन था। पहले याद रखिएगा कि कानून में कहा गया था अधिनियम में 1805 में कि 5000 जनसंख्या आबादी वाले क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थापित किया जाएगा। उस 5000 की सीमा को हटाते हुए
जनसंख्या सीमा को हटाना, यही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन 1866 ईस्वी में किया और इसका मुख्य उद्देश्य यही था। फेरा में नहीं फंसेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आनंद प्रकाश बाबू, जी हाँ, एकदम मेरे फेरे में नहीं रहिएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। संशोधन अधिनियम जो कहेगा वह था जनसंख्या की सीमा को हटा दिया गया था और इसीलिए संशोधन किया गया था। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के साथ साझा करते हुए हमें भी प्रसन्नता हो रही है। 1850 के बाद पुस्तकालय आंदोलन किस पर निर्भर करता है, जल्दी से बताइएगा। 1850 के बाद पुस्तकालय अधिनियम किस पर निर्भर करता है, क्या होगा इसका सभी सही जवाब, जल्दी से बोलिएगा। क्या होगा सही जवाब, ए नंबर आ रहा है। 1850 के बाद पुस्तकालय का आंदोलन किस पर निर्भर था, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सभी इस तरह से गलत आंसर दे रहे हैं कि लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, बस आपने पढ़ा नहीं है। ध्यान रखना है, पुस्तकालय आंदोलन किस पर निर्भर था, कभी भी सरकारी बजट आपका आंसर नहीं होगा, कभी भी वित्तीय पोषण सरकारी बजट पुस्तकालय के लिए नहीं होता है। ये बातें एकदम सटीक और सही है। विदेशी सहायता भी तब इसके कारण नहीं होगा। परोपकार बिल्कुल जान रखना है, फिलैंथ्रोपी पर आधारित था। पुस्तकालय क्या क्वेश्चन है, किस पर निर्भर हो गया, तो ध्यान रखना है, बस इसके द्वारा परोपकार के कार्य किए जाने लगे, बस सेवा और नथिंग एल्स। तो ध्यान रखना है, आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ये एक छोटा सा लाइन था जहां से क्वेश्चन बनाया गया, इसीलिए हमें यह पता था कि आप सभी इसमें जरूर फंसेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालयों का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या होता है, बताइएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत आपको बताना है, क्या होगा। सार्वजनिक पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, स्थानीय या फिर नगर पालिका निधि के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय को सपोर्ट मिलता है। एक बार आप अगर शेयर कर देंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए जम के थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके अधीन आता है, जल्दी से बताइएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह किसके अधीन आता है, 12 नंबर का क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके अधीन आता है, 12 नंबर का जवाब आना चाहिए। 12 का डी आ रहा है, ए भी आ रहा है, 12 का बी आना शुरू हुआ है। 12 का बी और डी में काफी कंफ्यूजन है। राज्य सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय, एक नंबर तो होगा ही नहीं, राज्य सरकार के तो द्वारा होगा नहीं, भारत सरकार अगर आप कहते तो कोई बात थी। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही दिल्ली लाइब्रेरी वर्क करता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, डी नंबर आपका बिल्कुल सटीक आंसर। मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय कहां स्थित है, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। मॉडर्न 13 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। मॉडर्न मराठी पब्लिक लाइब्रेरी, मॉडर्न मराठी पब्लिक लाइब्रेरी, हिंदी में देखिए मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है, 13 नंबर का जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत ही हिम्मतबाज हैं वो जो आंसर डी भी लगा रहे हैं, बहुत ही हिम्मतबाज है
जो डी नंबर आंसर लगा रहे हैं। जी यस, 21 तोपों की सलामी हम उन्हें देंगे जो डी नंबर आंसर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो मराठी मॉडर्न मराठी सार्वजनिक ग्रंथालय है वह पुणे में है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, पुणे में है। ये बातें आप सभी को कल के क्लास में हम बता चुके थे। बहुत अच्छा, बहुतों ने सही जवाब दिया है। यही तो है, आज हम जो सोचे कि यहाँ गलत जवाब होगा और गलत नहीं हुआ। स्वीटी कुमारी का बिल्कुल सही जवाब था। हमने इसे आपको उलझाने के लिए ही नन ऑफ दिस दिया था, लेकिन आपने सही जवाब चुना है, हमें अच्छा लगा। चलिएगा, कौने मारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ट्रिक से कुछ बातें याद करा देंगे, चिंता नहीं करना है। जिस करेला यानी 20 तीता लगता है, इसीलिए बच्चा कहता है 20 के जैसा लगता है। तो 1820 ईस्वी केरल का बिल्कुल त्रिवेंद्रम याद हो जाएगा। कौने मारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब होती है? बताइएगा सही जवाब। आनंद प्रकाश, नम्रता कुमारी, सभी का बी नंबर आ रहा है। दैट मीन्स आपने थ्योरी का क्लास बिल्कुल देखा है। हट जा मच्छी। 1886 बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौने मारा याद रखना है क्या? तो 1896, सॉरी फॉर दैट, 1896 आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। 96 आपको ध्यान में रखना है, इसको भी याद करा दे। हम भी वही सोच रहे थे, 2 मिनट इसीलिए साइलेंट 2 सेकंड हुए थे। देख लेते हैं, कौने मारा बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या होगा? 96 याद रखना। कौने मारा यानी किसने मारा, आपको याद रखना है। कौने मारा ये क्या है? हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है। हम कहते हैं ना कि मारेंगे 100 लाठी। क्या मारेंगे? 100 लाठी मारेंगे। लेकिन कहता कि पप्पा 1-2 लाठी तो होशिए ना जाएगा। तो ध्यान में रखना है, 100 नहीं यानी 00 नहीं, बल्कि 96 लाठी लगेगा। 4 लाठी आपका स्लिप कर जाएगा। याद रखिएगा, कौने मारा 96 लाठी। 100 लाठी मारने का हम बोले थे, मारेंगे 100 लाठी। तो कौने मारा याद रखिएगा, यानी कौने मारा। तो याद रखना है कि मारा कितने? तो 100 लाठी मारने के बाद थी, लेकिन आपको 96, दैट इज कॉल्ड 1896 याद रह जाएगा। अगर यस तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। चलिएगा, सार्वजनिक पुस्तकालयों की कुल अनुमानित संख्या भारत में जल्दी से बताइएगा कितना है? बिल्कुल सही जवाब बताइएगा। आपको ट्रिक कैसा लगा? कौने मारा 100 लाठी नहीं 96 लाठी। जल्दी से बताइएगा, क्या आपको ये याद रह जाएगा? कौने मारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, जल्दी से बताइएगा। हाँ सर याद हो जाएगा, अगर ऐसा है तो जरूर बताइएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय की अनुमानित संख्या अगर बात करें तो आपको 54,856। क्या? तो 54,856। देखिए, डाटा अगर आपको मिक्स करके देगा तो 54 और 56 बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बीच में 8, ये हो जाएगा हमारा 54-56 बीच में 8, और वो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 54-56 बीच में 8 यानी 54,856 इज द राइट आंसर। भारत में अनुमानित कितना सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन। बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है कि 1936 ईस्वी, बिल्कुल आपको पता होगा 1936 ईस्वी, जब बिहार उड़ीसा में विभाजन होकर अलग अलग प्रांत बनते हैं। ठीक है, 1836 ईस्वी में ही बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना होती है। 1936 ईस्वी, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1936 ईस्वी। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा से बिहार विभाजन का वो जिस समय दोनों अलग अलग प्रांत के रूप में आए थे अस्तित्व में, याद रखना है आपका 1936 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला बिहार पुस्तकालय सम्मेलन
कब आयोजित होता है? तो हमने कल के कक्षा में बताया था कि 1836 में बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना, और संघ के द्वारा अगले ही वर्ष 1837 ईस्वी में क्या, तो याद रखना है, क्यों मेरे मुंह में 1800 आ रहा है बार बार, 1936 ईस्वी में और 1937 एक साल में ही उन्होंने अपना पहला सम्मेलन किया। तो 1937 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1900 याद रखना, सॉरी फॉर दैट वर्ड, याद रखिएगा 1936 और 1937 ईस्वी पहला दूसरा, बिल्कुल आपको ध्यान। बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी से बताइएगा, बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइएगा क्या है सही जवाब। देखिए किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में आपका पारित होना, और इसमें संशोधन करना 2012, बिल्कुल याद में रखना है, 2008 में पारित होना और 2012 जिसका आंसर आ रहा है वो इस बात से वाकिफ हो जाइए कि आपका संशोधन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, तो 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तब आपका जवाब होगा 2012, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का प्रारंभ किसके प्रयास से होता है? भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का प्रारंभ किसके प्रयास से होता है? बताइएगा क्या होगा आसान सा क्वेश्चन का सही जवाब। 20 पे हम लोग आ चुके हैं, 20 नंबर का जवाब जल्दी से देना है आपको। जो भी सिर्फ सी लिख रहे हैं उनसे निवेदन हम करेंगे कि आप नंबर के साथ सी टाइप करें, इस तरह से। बताइएगा क्या होगा सही जवाब। प्राची सिंह का नन ऑफ दीज आ रहा है, बाकी सभी सी के भ्रम में फंस रहे हैं। सोनू कुमार का भी ई नंबर, डी नंबर, ये डी है, ए बी सी डी है, और जिनका नन ऑफ दीज ई, वही फॉर ई फॉर डी। आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आपको हम बताए थे कि बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ तृतीय, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा गायकवाड़ तृतीय, जिन्होंने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए प्रयास किया था। ये बातें आपको भूलना नहीं है। सियाजी गायकवाड़ 3, बहुत बढ़िया। प्रहलाद कुमार कह रहे हैं सियाजी गायकवाड़ 3, और ये उनका पूरा नाम था। और आपको याद रखना है बड़ौदा के सम्राट हुआ करते थे। बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो गया। जो भी थ्योरी देखेंगे ना उनको कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जी हाँ, ये अर्जुना बैच है और आपको अर्जुन के तरह एकाग्रचित होकर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए इस बैच का नाम रखे हैं, जो कि 21 जुलाई से प्रारंभ होता है, अर्जुना बैच। याद रखना है अर्जुन के जैसा सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह निगाहें टिका कर रखना है कि क्या मजा आएगा जिस दिन हम लाइब्रेरियन की कुर्सी पर बैठकर और सिर्फ चाय पानी पिएंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं रहेगा। मस्त एसी लगवा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, बस निगरानी करना है आपको, बुक भी पलट के नहीं देना है किसी को। सोचिए कितना मजा आएगा, क्योंकि आप होंगे हेड ऑफ लाइब्रेरी और आपसे ऊपर कोई नहीं। वाह क्या पोस्ट है। इसीलिए आप अर्जुना बैच में सावधान इंडिया होकर याद रखिएगा, भाग लिया कीजिए। और आपको डी नंबर यहाँ ऑप्शन हम इसीलिए दिए थे कि हम देखना चाहते हैं कि मेरे अर्जुन में कितना दम है। हमारे अर्जुन, उस समय एक अर्जुन था, हमारे पास तो बहुत सारे अर्जुन है।
और हम हैं कौन? बताइएगा, अर्जुन के गुरु का नाम क्या? जल्दी से बताइएगा। इतनी मेरी अभी तो उतना लेवल नहीं है, फिर भी अगर हम आप सभी का रिजल्ट करा सकते हैं तो हम भी उसी तरह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसीलिए विश्वास के साथ अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। कोई भी कंटेंट गलत नहीं होगा, जब गलत होगा तो हम एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़िए। सियाजीराव गायकवाड़ फ्री, बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसके साथ मिलकर पुस्तकालय विभाग की स्थापना करते हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा सही जवाब? रास बिहारी। क्या बात है, चलिए थैंक यू। शिवाजीराव गायकवाड़ किसके साथ मिलकर लाइब्रेरी का स्थापना करते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग की स्थापना करते हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? बताइएगा। 21 का बी आ रहा है सही जवाब, और बेहतरीन आंसर आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, हो जाएगा W.A. बॉर्डन। बिल्कुल ध्यान रखना है, इन्हीं के साथ कंफ्यूजन ना हो। आप यहां पर क्या करेंगे ना कि S.R. रंगनाथन साहब ने W.A. बॉर्डन के साथ मिलकर काम किया था, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है आपको कि सियाजीराव गायकवाड़ ने पुस्तकालय विभाग की स्थापना W.A. बॉर्डन के द्वारा मिलकर किया गया था। बिल्कुल आपको ये सटीक जानकारी हम साझा कर रहे हैं। याद रखिएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी, बिल्कुल ध्यान रखना है। लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? बताइएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल, मेलविल ड्यूबे के शिष्य थे। बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं। ये मेलविल ड्यूबे के शिष्य हुआ करते थे, जिन्हें बुलाया गया था पुस्तकालय विभाग की स्थापना के समय गायकवाड़ के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? जल्दी से बताइएगा। होती थी, जल्दी से बताइएगा। तो 22 का सी नंबर जवाब आ रहा है, और बिल्कुल सटीक अच्छा जवाब दे रहे हैं। अंग्रेजी, गुजराती और मराठी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा। 23 नंबर का क्या होगा सही जवाब? 23 नंबर का क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बोलिएगा। आपको सार्वजनिक पुस्तकालय का एक प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय का एक प्रमुख उद्देश्य या तो सभी के लिए खुला रहेगा, सभी वर्ग के लोग यहां आ सकते हैं, और जानकारी का प्रसार करना। तो बी एंड सी बोथ आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा 23 का डी, बी एंड सी बोथ इज द राइट आंसर। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कह रहे हैं कि सी नंबर होगा सर, बिल्कुल सी नंबर सही है, लेकिन हमने इसमें अपने मन से ऐड किया। सभी के लिए ओपन होगा, तो बिल्कुल सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए ओपन होगा, और डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय की विशेषता नहीं है? बताना है आपको, कौन सी विशेषता नहीं है? बताइएगा। करों से वित्त पोषित होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, बिल्कुल सही है। एक बोर्ड द्वारा संचालित होता है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय सही बात है। RRLF के द्वारा संचालित होता है, और निजी उपयोग के लिए है, यह गलत है। सभी के लिए खुला होता है, यह बातें बिल्कुल सही जवाब। तो आपका सही जवाब सी नंबर हो गया, जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय की विशेषता नहीं थी। सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से यह है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में और भी विशेषता आप देखेंगे क्या, तो अनिवार्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, शिक्षकों के लिए होता है, स्वैच्छिक उपयोग के लिए होता है, ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए। बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब? बेस्ट आंसर चुनना है आपको। ए भी आ रहा है, डी तो पहले ही हम हटा दिए, क्योंकि ऑनलाइन ही संचालन होता है। ये ही वर्ड इसको गलत कर रहा है।
याद रखना है स्वैच्छिक उपयोग के लिए, आर फॉर वॉलंटरी यूज। इसको किसी भी उद्देश्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। सती राज का सी नंबर जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कॉलोनी पुस्तकालय कहां खोला गया था? भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कॉलोनी पुस्तकालय कहां खोला गया था? बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। 25 नंबर के बाद 26 नंबर का जवाब आपको देना है। भारत में पहला कॉलोनी पुस्तकालय कहां खोला गया? आपको कोलकाता के अलावा कुछ आता है? हम यही पूछ लेते हैं बस, जब देखो कलकत्ता मार दिए। कलकत्ता बहुत पसंद है, जाइए। किस लिए फेमस है ये भी आपको पता है। चेन्नई आपका सही आंसर हो जाएगा। चेन्नई इज द राइट आंसर। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला कॉलोनी पुस्तकालय जो है, याद रखना है, क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई सही। चलिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए पहले पुस्तकालय की स्थापना वर्ष बताइए। अंग्रेजों द्वारा पहले पुस्तकालय की स्थापना वर्ष बताइए। व्हाट इज द ईयर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लाइब्रेरी स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? 1661 ईस्वी। शीतल साहू कह रहे हैं 1661 ईस्वी, और 27 का सही जवाब है 1661 ईस्वी। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। आप सभी का जवाब आ रहा है आर के मंडल का, शिवानी सिंह का, बिल्कुल सी नंबर सही जवाब है आप सभी के लिए, 1661 ईस्वी। सियाजीराव गायकवाड़ 3 का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा। शासनकाल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है बताना है आपको। 28 नंबर का सही जवाब। सियाजीराव गायकवाड़ 3 का शासनकाल बिल्कुल ध्यान रखना है 1875 से 1939 आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर इज द राइट आंसर। 1875 से लेकर 1939 आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के बड़ौदा, बिल्कुल ध्यान रखना। राज्य पुस्तकालय बिहार में कहां स्थित है? बताइएगा। राज्य पुस्तकालय, बिहार राज्य का पुस्तकालय जो है वह कहां स्थित है? बताइएगा। क्या होगा 29 नंबर का सही जवाब। 29 पे हम लोग आ चुके हैं। 29 का जवाब देना है आप सभी को। बर्बाद हो गए हैं जी अपने ही शहर वाले हो, तेरी पढ़ाई न छूटे न छूटे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मजा आया इस क्वेश्चन में? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। पटना होगा हमने साहब को।
कह रहे हैं, बताए थे सर इस्माइल मत कीजिए। बोले कैसा रहा ये क्वेश्चन? आपको एकदम नींद तोड़ दिया होगा ये क्वेश्चन। जिनका भी गलत हुआ होगा उनको आज रात में खाना हजम नहीं होगा। ईयर याद कराएंगे शिवानी जी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए बोलिए, एकदम मजा आ गया ना, गर्दा हो गया ना आपके नॉलेज का। चलिए, बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना 1936, बिल्कुल सही है। किस वर्ष पुस्तकालय विकास का प्रारूप प्रस्तुत किया? यहां पूछा गया है बिहार पुस्तकालय संघ की स्थापना 1936 ईस्वी और किस वर्ष पुस्तकालय विकास का प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ध्यान में रखना है 36 में संघ की स्थापना और अगले ही वर्ष 1937 ईस्वी में इसकी प्रारूप के लिए, याद रखना है, विकास का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है 1937 ईस्वी। आपका बिल्कुल सही जवाब। पुस्तकालयों में सूचना साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? पुस्तकालयों में सूचना साक्षरता बोले तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? जल्दी से बोलिएगा। सूचना साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो है, ये बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है, कार्यशालाओं का आयोजन। कार्यशालाएं चलाई जाती है जिसको वर्कशॉप आर कंडक्टेड। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय का उदाहरण नहीं है? बोलिएगा। नन ऑफ दीज है, पहले ही हम सावधान कर रहे हैं, लेकिन हमारे चंगुल में आप नहीं पड़िएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इसका जवाब गलत हो गया तो लानत है हमारे पढ़ाई पर और आपके पढ़ने पर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय का उदाहरण नहीं है? डी नंबर भी है, सावधान भी हम कर रहे हैं। बत्तीस नंबर का आनंद बाबू इस बार पहले ही तैयार है डी नंबर को लेकर। याद रखिएगा, ये सभी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं और डी नंबर। लेकिन मैं एक बात यहां पर आपको जरूर कहना चाहूंगा, आप जब गूगल करेंगे ना तो आपको मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ को आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के तहत दिखाया जाएगा। ठीक है, मौलाना आजाद को यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के तहत दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर स्थापित किया गया और ध्यान में रखना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज AMU के अंडर में यह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी है और एक प्रसिद्ध सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। इसीलिए ए नंबर को आंसर टिक करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर नन ऑफ दिस जाएगा तो ध्यान में रखना है कि आपका आंसर नन ऑफ दिस जाएगा, बिकॉज आपको मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ जो है यह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो इसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में यूपी के वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। डी नंबर आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलाना आजाद लाइब्रेरी किस संस्थान से संबंधित है? अभी जस्ट बताए, हम अभी जस्ट बता चुके हैं। AMU बोले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यह आता है, बिल्कुल आपको हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अधिनियम का हिस्सा नहीं है? बहुत सारे पुस्तकालय अधिनियम आए हैं, बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है वह पुस्तकालय अधिनियम का हिस्सा नहीं है।
34 का जवाब देना है आप सभी को। 34 का क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डी नंबर। ये उद्देश्य नहीं है इस क्वेश्चन का, इसका उद्देश्य है कि आप 1850 का अधिनियम जो लाइब्रेरी से संबंधित है, 50 के बाद 66 जो लाइब्रेरी से संबंधित है, 2000 जो बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है, 2012 जो कि संशोधन हुआ ये भी जरूरी है, सूचना का अधिकार अधिनियम ये इरिलेवेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन सा संस्था भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का कुल संख्या पर सर्वेक्षण देता है? अभी जस्ट हम बताए ना, क्या बताया आपको कि 54,856 ये कुल मिलाकर भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अनुमानित है। तो ये बताना है कि यह बातें जो सर्वेक्षण में आया है वह किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बोलिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा RRLF। क्या हो जाएगा? RRLF आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ARGMARG बिल्कुल ध्यान रखना है, आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देख लिया ना, आप बदल दिए ना अपना स्टेटमेंट जानते हुए भी। ध्यान में रखना है ARGMARG के द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का अनुमानित जो संख्या है वह है 5456 बीच में 8। बिल्कुल ध्यान में रखना है। RRLF बिल्कुल नहीं होगा, निश्चिंत हो जाइए। इसको बोलते हैं अगर मगर, याद रखिएगा। अगर मगर करके हम पुस्तकालय गिनिए लिए तो अगर मगर याद रखिएगा, बिल्कुल चलिएगा। लाइब्रेरी मिसलेनी के पहले संपादक, लाइब्रेरी मिसलेनी का पहला संपादक बताइएगा कौन है निम्नलिखित में से? जल्दी से बोलिएगा, क्या होगा आपका सही जवाब? 36 का जवाब देना है आप सभी को। सी नंबर जवाब आ रहा है, बी नंबर भी जवाब आ रहा है। कुछ भी रंगनाथन साहब का क्या, इनको क्या समझ लिए हैं? दामाद जी हैं जो कहा भी सुनिए करो, दामाद जी इटो कम कर दियो, इज्जत भी दे रहे हैं और खटवा भी रहे हैं, यही समझ लिया रंगनाथन बाबू को। हाँ, ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा मत कीजिए आप। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा JS कोडलकर। बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको पूछा गया है लाइब्रेरी मिशनरी के पहले एडिटर पूछा गया है, बोले तो संपादक पूछा गया है, तो आपका JS कोडलकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी मिशनरी पत्रिका किस वर्ष से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइएगा, इसका क्या होगा सही जवाब? लाइब्रेरी मिसलेनी का पत्रिका का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1910 ईस्वी। जी हाँ, आपको याद रखना है गायकवाड़ 3 के शासनकाल के दौरान, जिस समय 1910 ईस्वी में पुस्तकालय के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, उसी समय उसके एक स्टेप में यह भी था लाइब्रेरी मिसलेनी का पत्रिका का प्रकाशन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 1910 ईस्वी इज द राइट आंसर, 1905 नहीं होगा। MD आजम जी ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर उद दौला पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा, आमिर उद दौला पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? आपको हमने कल के थ्योरी क्लास में कहा था कि सावधान हो जाइए, क्योंकि कल जब टेस्ट लेंगे तो वहां आपका पसीना ना छूटे मेरे जैसे। हाँ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। क्यों? क्योंकि आप अमीर हैं, इसीलिए आप लखनऊ में हैं।
बिल्कुल आपको ए नंबर। और आज आपका राज सर गरीब हो गया है, याद रखिएगा। आज हम चूने के फैक्ट्री में गिर गए और हमें चूना लग गया है 10,000 रुपये का। 10,000 से भी ज्यादा रुपया का हमें चूना लगा। सुबह के क्लास में जो हम अपना दुर्दशा शेयर कर रहे थे वह रिकवरी नहीं हो पाया, और आज मेरा ये जो उदास, और देख रहे होंगे आप कि आज मेरा डुप्लीकेट फेस दिख रहा होगा। हंसने की कोशिश कर रहे हैं। ये YouTube का बूंद बूंद से घड़ा भरा हुआ ये मनी होता है। आपके द्वारा जो पैसे आते हैं वह अनायास आते हैं और उसका उम्मीद नहीं रहता है, लेकिन इसमें डेली $1 आधा डॉलर करके इसको भरते हैं और ये 10,000 लगभग होता है। और ये आना था लेकिन गलत अकाउंट में चला गया। हमने एंट्री जो किया अकाउंट का, देखिए आप इससे एक सीख मिलता है साइकोलॉजी में। देखिए हम लोगों को होता है अकाउंट इंटर करने के लिए एक ऑप्शन, और दूसरा होता है री इंटर करने का। कभी कभी आप इसमें इंटर करते हैं और दोबारा इसमें इंटर करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करिएगा, यहां से कॉपी करके इसमें पेस्ट कीजिएगा तो नहीं लेता है। लेकिन गूगल पे जो फॉर्म है इसको कॉपी करके हमने इसमें पेस्ट किया, यहां पर 62 के बदले 02 डाल ले और वो अकाउंट 02 वाले पर चला गया और हम इसे पता नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये महाराष्ट्र का कोई अकाउंट है जहां हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया है। हम उससे जानकारी नहीं ले पाए क्योंकि किसी भी अकाउंट का जानकारी किसी के द्वारा साझा नहीं किया जा सकता। आरबीआई तक जाने में बहुत परेशानी है, आसान बात नहीं है, और हमारा मिस्टेक है, इसीलिए यहाँ पर कोई क्लेम नहीं हो सकता है। बैंक के द्वारा ये बोला गया तो ये थोड़ा सा आज परेशान करने वाला दिन था। चलिएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताना है। एकदम बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है, बिहार का ये क्वेश्चन है, इसीलिए हाँ दुर्गा कुमारी पूछ रहे हैं सर सुबह में कौन सर थे? आपको मैं बता दूं कि सारा क्लास तो हम ही नहीं ले पा रहे थे ना, तो ये हमारे शशि सर हैं। याद रखिएगा, इन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी यानी मास्टर्स किए हुए हैं, बीएड और सीटेट पास हैं, और शिक्षा शास्त्र के साथ साथ सब्जेक्ट पर इनकी काफी अच्छी पकड़ है। इनका बायोलॉजी भी अच्छा है, इसीलिए इनको हमने पर्यावरण अध्ययन और साइंस का पोर्शन संभालने के लिए दिया है, और इनका टाइम हम 12 बजे के लगभग रखे हैं। तो आप 12 बजे ईवीएस के क्लास में जरूर जुड़िएगा। सुबह का आपको कैसा लगा क्लास आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ईवीएस आपको 5 मार्क्स का तैयारी करना है। कुल मिलाकर सर के द्वारा बताया गया कि 17 टॉपिक है, चैप्टर कहें या टॉपिक कहें, 17-18 टॉपिक है, जिसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ तो ईवीएस का 5 में 5 अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए उसमें शिक्षा के शास्त्र के साथ आपको यहाँ पर मिलता है शशि सर का क्लास। अगर आप प्यार देंगे शशि सर को और उनके क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से, तो मैं भी कंटिन्यू रखूंगा और आपको अच्छा ही लगा होगा। कैसे सर? अच्छा था, बहुत बढ़िया। वो तो ये आपका बड़प्पन है, बाकी हम टीम तो बनाएंगे ही ना, क्योंकि अलग अलग जब एग्जाम आ जाएगा तो टीम के द्वारा भी आपको क्लास मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम पीडब्ल्यू वाले सर के जैसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि डायरेक्टर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हीरो का ही फैन होता है, और हम डायरेक्टर नहीं हीरो ही आप सबका रहना चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बेहतरीन तरीके से आपको क्लास हमारे द्वारा भी अनवरत मिलता रहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल ध्यान रखना है, पांडुलिपियों के संग्रह के लिए। बिल्कुल आपको एकदम इस बात को तो चाट जाना है,
चाट जाइए। ठीक है, पांडुलिपियों के संग्रह के लिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सही जवाब में यह टिक किया हुआ ही है। याद रख लीजिए 1969, बिल्कुल जहां ध्यान रखना है। 1969 में खुदा बख्श लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी के रूप में मान्यता मिलता है, घोषणा किया जाता है। बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता किस प्रकार की पुस्तकालय है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बोलना है। अब यहां पर थोड़ा सा परेशान आपको हम करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो है वह किस प्रकार का लाइब्रेरी है? बताइएगा। डी नंबर, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है और यह सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बिहार पुस्तकालय अधिनियम में कुल कितने स्तर की पुस्तकालयों संरचना का उल्लेख किया गया है? बिहार पुस्तकालय अधिनियम में कुल कितने स्तर की पुस्तकालय संरचना की बात की गई है? जल्दी से बताइएगा। बयालीस नंबर का जवाब देना है आप सभी को। बिहार पुस्तकालय अधिनियम में कुल कितने स्तर की पुस्तकालय की संरचना की बात की गई है? तो 3 याद रखिएगा, 4 नहीं 3। ठीक है, कंफर्म है, 4 नहीं होगा, 3 स्तरीय बिल्कुल ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का उल्लेख का, राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? 43 नंबर का जवाब देना है आपको। राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय दस्तावेजों का संग्रह, बिल्कुल ध्यान रखें। विशेष पुस्तकालय किसके लिए होता है? बता दीजिए, विशेष पुस्तकालय किसके लिए होता है? एक चैलेंज होता है हमारे लिए जब किसी टॉपिक पर हम एमसीक्यूज का निर्माण करते हैं तो काफी वक्त लगता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बनाना है और अर्जुना बैच है तो मजाक थोड़े है अर्जुन का गांडीव, तो आपको इसी तरह से लेवल मिलेगा। बताइए, एक भी क्वेश्चन आपको आसान मिला क्या? नहीं, बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहा। विशेष पुस्तकालय विशिष्ट समूहों के लिए है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एकेडमिक लाइब्रेरी किसके अंतर्गत आता है? तो शैक्षणिक संस्थानों के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। चूंकि अब हमारा 40 क्वेश्चन लाइब्रेरी के, सार्वजनिक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी से हो चुका है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम आसान करा दे रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, कोलकाता हो जाएगा। पुस्तकालयों का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो याद रखना है, क्या होगा इसका सही जवाब? तो कर एकत्र करना बिल्कुल गलत है। पुस्तकालयों की सेवाएं कौन उपयोग कर सकता है? तो सभी नागरिक कर सकते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों को क्या बढ़ावा देता है? सार्वजनिक पुस्तकालयों को क्या बढ़ावा देता है? व्हाट डू पब्लिक लाइब्रेरी प्रमोट? किसको? तो देखिए यही आया था ना, सूचना साक्षरता को, इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन सफलतापूर्वक हम लोग आ चुके हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय का एक उदाहरण, शैक्षणिक पुस्तकालय का
एक उदाहरण अब आप जल्दी से बता ही दो। शैक्षणिक पुस्तकालय दैट इज यूनिवर्सिटी या फिर ये कहें एकेडमिक लाइब्रेरी, निम्नलिखित में से कौन सा है बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहतरीन कंफ्यूजन के साथ गुजर रहा है। 50 नंबर का आपको सही जवाब देना। हमने अभी आपको बताया कि ये मौलाना आजाद लाइब्रेरी अलीगढ़ जो है यह एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है और एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। तो याद रखना ब्रॉड क्लासिफिकेशन में शैक्षणिक पुस्तकालय बोले तो एकेडमिक लाइब्रेरी, इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और ये है, और ये ओवरऑल आपको सार्वजनिक पुस्तकालय। विषम परिस्थिति में भी क्लास लिए हैं आज। सदमे में हम चले गए थे, हम सोए हुए थे और आपके लिए हम उठकर खड़े हुए राइट टाइम, इसीलिए आज क्लास भी ले पाए क्योंकि हम तैयार थे आपके क्लास के लिए और अपना एनर्जी बचा कर रखे थे कि आपके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारा भी मन हल्का होगा। इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े और सभी क्वेश्चन आपके लिए अनुकूल था। गुड नाइट सर, आज का क्लास बहुत अच्छा है। इसी तरह से हाँ बिल्कुल, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। कोई अब कुछ पूछना हो तो आप पूछें और सभी को गुड नाइट, बाय बाय।